शायद कोई दूसरा उदाहरण ऐसी विकट परिस्थिति में कभी नहीं मिलेगा कि एक तरफ इतनी बड़ी महामारी, उससे इतने बड़ी प्रदेश में उससे निपटने की कार्ययोजना, चिकित्सा और स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था, राहत की पूरी व्यवस्था, लेकिन उसी दौरान प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान और जन सामान्य के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए स्कूल, उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो शिक्षित नौजवान भी बड़ी संख्या में हैं, उनको 69,000 ऐसे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, सुचारू रूप से अंतिम चरण में थी। काउंसलिंग चल रही थी, 3 से 6 जून तक की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन माननीय न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के एक आदेश के कारण वो प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित हुई। हम डबल बेंच में अपील में गए हैं, जैसा सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व है, जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा तदनुरूप कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच अनावश्यक राजनीति करते हुए प्रदेश के नौजवानों के संवरते हुए भविष्य से खिलवाड़ करते हुए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने की मंशा से भर्ती ना होने पाए, क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक घटना है ऐसी परिस्थिति में भर्ती करना। ऐसा करने से योगी सरकार की संपूर्ण देश में एक अलग तरह की छवि बनने वाली है, बन रही है। उसको बाधित करने के लिए राजनीतिक मंशा से कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारे आरोप लगाए गए हैं, कई प्रश्न आए हैं पब्लिक डोमेन में, मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी। इसलिए हमने ये उचित समझा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सभी के सामने सामूहिक रूप से आना चाहिए। उन्हीं बिंदुओं को लेकर आपके बीच एक तुरंत का जो ज्वलंत मामला इस सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रयागराज का एक विद्यालय जो उस भर्ती परीक्षा में केंद्र था, उस केंद्र उसके जो प्रबंधक और उससे जुड़े हुए एक गिरोह जो धोखाधड़ी के काम में लिप्त रहता है, उसको लेकर एक मामला आया था। मामला यह है कि राहुल नाम के शिकायतकर्ता ने मई 2020 में यह शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 20 में किसी ने उसको भर्ती करवाने के लिए, अब यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि परीक्षा हो चुकी थी 6 जनवरी 2019 को, परिणाम तैयार हो चुके थे, परिणाम घोषित भी हो चुका होता शायद इसके पहले, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा कट ऑफ के मामले पर स्थगन आदेश देने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इस बीच इतने दिनों बाद जनवरी 19 के बाद मई 2020 में शिकायतकर्ता राहुल की शिकायत आई कि फरवरी 2020 में किसी ने उनको इस भर्ती करवाने के लिए इस भर्ती में पैसे लिए। तब तक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, परिणाम तैयार हो चुका था, मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए फरवरी 20 से मई 20 में किसी लेन देन के कारण परीक्षा के परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। परंतु फिर भी शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर KL पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक है, संतोष कुमार बिंद जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव प्रबंधक पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन में उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला STF को सौंप दिया गया है पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनको डिबार करेंगे
और अब तक की जांच पड़ताल के आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र को भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए डिबार करके उसके प्रबंधक और अन्य संबंधित जो स्टाफ इसमें शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी भर्ती परीक्षा में कतिपय लोगों द्वारा किसी सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी जिसका सरनेम तिवारी है, उनके ओबीसी कैटेगरी में चयन का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आप सब जानते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आवेदन की ऑनलाइन है। अभ्यर्थी ऑनलाइन जाकर के जो प्रविष्टियां भरता है, उन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर हम सारी लिस्ट तैयार करते हैं, कौन किस कैटेगरी में है, किसके क्या अंक हैं, और फाइनली जो भर्ती परीक्षा में अंक आए हैं उसको जोड़कर और उनके जिलों की वरीयता लेकर हमने मेरिट लिस्ट तैयार की है। अभी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। काउंसलिंग होती ही इसीलिए है, जो 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग होनी थी, काउंसलिंग एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। उसमें प्रमाण पत्रों की जांच होनी थी और उसी में कोई व्यक्ति अगर लिखता है कि वो फला कैटेगरी में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है या दिव्यांग में है, तो उसके सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र वहां दिखाए जाने पर ही आरक्षण का लाभ मिलना है, अन्यथा नहीं मिलना है। यद्यपि कई ऐसे भी मामले आते हैं कि कुछ लोगों के सरनेम कुछ भी रहते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे संबंधित जाति से बिलोंग करते हैं, उसका प्रमाण पत्र कोई गोसाई है अगर, और वो अगर तिवारी लिखता है, पाठक लिखता है, कोई टाइटल लिखता है, लेकिन मूलतः उसकी जाति अगर गोसाई दर्ज है, तो चूंकि गोसाई जाति पिछड़ी जाति में आती है तो उसको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो भी मामला है, ये अंतिम रूप से अभ्यर्थी को लाभ तभी मिलेगा जब वो काउंसलिंग सेंटर पर उससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अभी किसी के लाभ मिल जाने का सवाल ही नहीं उठता है। कतिपय लोगों द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कई बार ये बातें हो रही हैं। आप सब जानते हैं, इस देश की पूरी विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है। 50% सीटें किसी भी भर्ती परीक्षा में अनारक्षित होती हैं। 50% में ओबीसी, एससी, एसटी का अलग अलग आरक्षण है। 50% अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर, चाहे वो जिस संवर्ग के लोग हों, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिनकी भी मेरिट ऊपर होती है, वो सभी लोग इस अनारक्षित वर्ग में चयनित होते हैं। इस भर्ती में भी यही हुआ है। किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि अनारक्षित वर्ग में केवल सामान्य जातियों के लोग भर्ती हुए हैं। अनारक्षित वर्ग में सामान्य जातियां भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं। जिनके अंक आए हैं वो हैं इसमें। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय था पोस्टिंग को लेकर के, जनपदों के आवंटन को लेकर के, कि भले ही कोई अपने अंकों के आधार पर ओबीसी या एससी अनारक्षित वर्ग की मेरिट में आ रहा है, तो भी जब जनपद का आवंटन होगा तो उसको उसकी कैटेगरी में मानते हुए भी वो आवंटन किया जाएगा। क्योंकि सामान्यतः एक शिकायत होती थी कि कोई आदमी अपने नंबरों के आधार पर अनारक्षित में आ गया, यहाँ नीचे है, तो इस हिसाब से जनपद आवंटन होगा तो वो अपनी वरीयता का जनपद नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसको इसकी कैटेगरी में ट्रीट किया जाए तो वहां वो अपनी कैटेगरी के आरक्षित लोगों से ऊपर जाएगा। निश्चित रूप से उसकी मेरिट ऊपर है तो उसकी चॉइस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ये कोई हमने नहीं तय किया है, ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। उस निर्णय के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पदों के आवंटन में यही प्रक्रिया अपनाता है। हमने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया है। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, काउंसलिंग चल रही थी, ये मैंने बता दिया आपको। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण हमने काउंसलिंग रोकी है। हम डबल बेंच में अपील में गए थे, उसकी सुनवाई कल पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित है। जैसा निर्णय आएगा माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हम उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इसी संदर्भ में एक अपडेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आई है कि आगे कोई डेट लगी थी, लेकिन इस बीच में कोई जो प्रतिवादी गण हैं उन्होंने कुछ रिप्रेजेंट किया है और बीच में किसी दूसरे माननीय न्यायमूर्ति ने उस मामले को एंटरटेन किया है। और उस आधार पर कोई एक मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को भी सूचना आ रही, कोई एक गाइडलाइन आ गई कि 69,000 में से 37,000 कुछ पदों को रोकते हुए शेष पर आप भर्ती करें। इसमें चूंकि हमारे विभाग का पक्ष नहीं सुना गया है वो निर्देश जारी करते समय, इसलिए हम वो मॉडिफिकेशन के लिए वहां पर अपील कर रहे हैं कि इस आदेश में संशोधन हो। एक अन्य प्रकरण में आया है चर्चा में आप सबके माध्यम से भी, अन्य मामलों से भी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बड़ौत बागपत में वहां की एक
कुल मिलाकर के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत हैं और 1 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है। इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने प्रेरणा डिजिटल फ्रेमवर्क बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले कई महीनों से लागू किया है, जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल हमारा है। उस पोर्टल के माध्यम से हम अपने विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों का पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। हर आदमी का पूरा डिटेल उसमें है। शुरू में ये जो हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी थे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, उसमें ये लागू था, लेकिन बाद में 11 फरवरी के एक आदेश के अंतर्गत हम लोगों ने इस फ्रेमवर्क को प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी लागू किया है। और उस लागू होने के बाद मार्च से वहां भी जो डेटा फीडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अब उसमें एक सिस्टम है कि अगर कोई भी सेम डिटेल दूसरी जगह फीड किया जाएगा तो वो हमारा सिस्टम हमको अलर्ट करेगा। और उस फ्रेमवर्क के इस्तेमाल के कारण ये मामला पकड़ में आया है। और जो जांच हुई है उस जांच में ये तथ्य सामने आया है कि बड़ौत, हर ब्लॉक में कस्तूरबा होता है, बागपत के बड़ौत ब्लॉक में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें ये कार्यरत शिक्षिका अनामिका शुक्ला, जो एक पोस्टिंग वहां पर थी, उस बेस पर चूंकि पहला डेटा वहां मिला, उस बेस पर जो जांच की गई, 8 अन्य जनपदों के एक कस्तूरबा विद्यालयों में, यानी कुल 9 विद्यालय। ये जनपद है वाराणसी, अलीगढ़, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर तथा अंबेडकर नगर में पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। एक का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है। उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके अन्य जगहों पर कोई और शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से गई है, उस पर नियुक्ति हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन कई जगहों पर योगदान नहीं किया, वहां जाकर के ज्वाइन नहीं किया, कई जगहों पर ज्वाइन करने के बाद लगातार अनुपस्थित है। तो कुल मिलाकर 6 विद्यालयों के माध्यम से अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को 12,24,700 रुपए का भुगतान हुआ है। उक्त मामले की अभी तक की जांच की स्थिति आई है, कहीं और इनके होने का जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने एक शिक्षिका को गिरफ्तार भी किया है, कासगंज में वो त्यागपत्र देने गई थी। 12,24,700 एग्जैक्टली जो अनामिका शुक्ला है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। लेकिन साथ ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लगभग 5,000 शिक्षक और शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन, उनके अभिलेखों की जांच, उनका आधार कार्ड और उनके पहचान पत्र, इन सब की जांच का आदेश दे दिया है, ताकि कहीं और कोई ऐसा मामला हो तो वो भी पकड़ में आ जाए और भविष्य में इस तरह का ना हो। क्योंकि ये नियुक्तियां जिला स्तर पर होती हैं, डाइट प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, उसमें बीएसए होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं, एक डीएम के नामिनी होते हैं। संविदा पर ये नियुक्ति होती है 1 वर्ष के लिए। हर जिले में जिला स्तर से कोई केंद्रीय नियुक्ति की इसमें व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे से ये फुल प्रूफ व्यवस्था ये इसको करने जा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई बात ना होने पाए। अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमारे सामने, हमारी सरकार में कभी भी, जब भी योगी सरकार के सामने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मुद्दे पर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो सरकार ने ऐसे किसी विषय को दबाने छिपाने की कोशिश नहीं की। तुरंत ही सक्षम अधिकारियों को ऐसे मामलों की जांच सौंपी जाती है और जांच के परिणाम के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पिछले सरकारों के समय में जो हमारे उच्च प्राथमिक जो विद्यालयों में नियुक्तियां हुई थी, योगी सरकार के आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह विषय आया कि कुछ संख्या में फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। तुरंत ही ऐसे शिक्षकों की जांच करने और उनको बाहर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एसआईटी को और एसटीएफ को अलग अलग मामलों की जांच सौंपी गई और उसका परिणाम ये रहा कि एक बार 775 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की गई। पूरी फुल प्रूफ जांच के बाद जो फर्जी पाए गए, 522 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। 23 अध्यापकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है, क्योंकि एक स्थापित प्रक्रिया है, नोटिस देते हैं, उनको अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं ताकि वो न्यायालय में भी जाएं अगर तो हमारी कार्यवाही पुष्ट हो। इसके साथ ही साथ एक 2004-05 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड की कुछ फर्जी डिग्री का मामला आया था। उनमें से जिन लोगों पर संदेह था
ऐसे 1356 अध्यापक चिन्हित हुए थे, उसमें से भी 926 की सेवा समाप्त की जा चुकी है। 406 के विरुद्ध कार्यवाही गतिमान है। इस प्रकार अब तक 1701 ऐसे फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्ति की जा चुकी है तथा 429 के विरुद्ध कार्यवाही गतिमान है। अन्य जहां भी कोई शिकायत आती है किसी फर्जी शिक्षक होने की, तुरंत वो मामला एसआईटी या एसटीएफ को सौंपा जाता है और जांच के आधार पर सावधानी बरतनी पड़ती है कि कोई जेन्युइन शिक्षक इस कार्रवाई का शिकार ना हो। जांच के आधार पर हम तुरंत बर्खास्त करते हैं। हमारे कार्यकाल में जितने लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती जो इसके पहले विभिन्न भर्ती अभियानों में अभी तक हो चुकी है, उसमें से अभी तक किसी फर्जी शिक्षक की नियुक्ति का मामला नहीं सामने आया है। कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उसकी भी जांच करेंगे और इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाई को लेकर लोग कोर्ट में गए थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी बर्खास्तगी की, फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई को उचित ठहराया है और ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई है। यह ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन के लिए जानी जाती है। सरकार शिकायतों को तुरंत संज्ञान में लेकर त्वरित जांच कराकर कार्रवाई करती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खानदानी पेशा ही भ्रष्टाचार और घोटालों का रहा है, उनका पूरा इतिहास भ्रष्टाचार का, घोटालों का रहा है, तो वो उनकी कल्पना में नहीं है कि इतनी बड़ी कोई भर्ती या इतनी बड़ी संख्या में रोजगार देने का अभियान ये बिना भ्रष्टाचार के कैसे हो सकता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि जिसका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, जिसका अपना जो स्वभाव रहता है, आदमी उसी आधार पर सोचता है। इसलिए पूरी भर्ती, मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं, पूरी भर्ती प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए योगी सरकार को इस बात का श्रेय न मिले कि जिस तरह से कोरोना के कारण उत्पन्न हुई महामारी में पूरे प्रदेश की 23 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या को एक एक व्यक्ति को भोजन मिले, राशन मिले, जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में 1,000 रुपया जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मिले, साथ ही 1,500 से अधिक ट्रेनों को लगा करके जिस तरह से लगभग 30 लाख प्रवासियों को प्रदेश में लाया गया, फिर उनकी स्किल मैपिंग हो रही है, उनको भी राशन और निर्वाह का भत्ता दिया जा रहा है और आगे उनको भी वापस जहां जहां अपने गांव में लौटे हैं उनको रोजगार देने की बात हो रही है। सबके जीवन निर्वाह की व्यवस्था का प्रयास हो रहा है। ऐसे में इन परिस्थितियों में इतनी बड़ी भर्ती अभियान ये सफल ना होने पाए, इसको लेकर कुछ लोगों ने एक राजनीतिक अभियान चलाया है और तमाम सारे ऐसे प्रयास किए हैं। उनको रास नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य कैसे संवर रहा है, योगी सरकार को यह यश कैसे मिले, इसको लेकर तमाम लोग शुरू से, जब से माननीय न्यायालय का फैसला आया, हमने आंसर की जारी किया, हमने रिजल्ट जारी किया, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, अभ्यर्थियों को उद्वेलित करने की कोशिश की गई, अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने पूरी तत्परता, पूरी तन्मयता और पूरी कुशलता के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ लोग गए हैं, उनका अधिकार है। जैसा माननीय उच्च न्यायालय का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा उस अनुरूप हम इस कार्रवाई को पूरी करेंगे। योगी सरकार की मंशा ये है कि ये भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र कुशलता पूर्वक पूरी हो, प्रदेश के 69,000 नौजवानों को रोजगार मिले और प्रदेश के 69,000 स्कूलों को, हमारे गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ये बातें आपके सामने नहीं, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के सामने जो मामला गया था, लखनऊ खंडपीठ के सामने, जिस पर काउंसलिंग स्टे हुआ, वो मामला कुछ प्रश्नों को लेकर गया था कि कुछ अभ्यर्थियों को ये था कि जिन प्रश्नों के उत्तर हमारा जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण है उसकी जो विशेषज्ञ समिति ने जो उत्तर तय किए हैं, जिस आधार पर हमारा रिजल्ट बना है, उनको उस पर आपत्ति थी कि इसका उत्तर ये नहीं कुछ और है। उसको लेकर के जो सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया था कि यूजीसी एक विशेषज्ञ समिति बनाए और वो समिति ये तय करे कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो चूंकि उस निर्णय के खिलाफ हम डबल बेंच पे हमने अपील की है, सुनवाई कल पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित है। डबल बेंच का जैसा निर्णय आएगा उसके बाद ही हम उस बात पर निर्णय ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि जब यहाँ न्यायालय ने, सरकार ने जो कट ऑफ तय किया था
97 नंबर अनारक्षित के लिए और 90 नंबर आरक्षित के लिए, और जो मांग चल रही थी जो 45% 40% की, तो माननीय उच्च न्यायालय हमारा स्टैंड का सपोर्ट किया था, हमारे कटाफ को माना था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह सही निर्णय है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए हैं उस कटाफ वाले निर्णय के खिलाफ गए हैं, वो निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आना। एक एक करके हो जाए। लाखों अभ्यर्थी परेशान है, सड़कों पर है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप लोग अब तक किए और आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आप कुछ कह रहे थे? इसमें 3 प्रश्नों का जब सभी कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दिया गया था ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए, जब आंसर कीज पब्लिश हुए थे, 3 का एक्सपर्ट कमेटी ने देके सभी कैंडिडेट्स को बराबर मार्क दे दिया। जहां तक हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में प्रश्नों का जो 13 प्रश्नों का किया गया था, इसमें इन 13 प्रश्नों को हम लोगों ने सरकार के पक्ष से हम लोगों ने सही ठहराते हुए इसको किया है। उसी की कल सुनवाई हुई है एंड आरक्षण ये जजमेंट भी सुरक्षित हो गया है। आई थिंक वी शुड वेट फॉर द जजमेंट। शिक्षक भर्ती मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप देख रहे थे। शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सतीश द्विवेदी सामने आए। भर्ती प्रक्रिया मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, उन्होंने साफ कहा। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला सियासी दखलंदाजी के कारण भर्ती में देरी हुई। विपक्ष नहीं चाहता कि भर्ती हो, जैसा कोर्ट का आदेश होगा कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। यूपी एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी गई है। परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर उठे कई सवाल। काउंसलिंग में ही होती है प्रमाण पत्रों की जांच, अभी किसी को कोई लाभ मिलने का सवाल ही नहीं। शिक्षक भर्ती मामले पर योगी सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है।